तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच की ये सेकंड क्लास होगी और इस क्लास में हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। हम पहले ही जान चुके हैं कि प्राचीन भारत को जो जानने के स्रोत हैं उनमें हम धर्म ग्रंथों को देख चुके हैं। धर्म ग्रंथों में किस तरह के विवरण है और हमें क्या जानकारी मिलती है। फिर हमने कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बात करी थी जो कि पहली क्लास में दिया जा चुका है। जो सेकेंड क्लास है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण को। किस तरह से विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें भारत का पता चलता है, भारत की स्थिति का पता चलता है, भारत की समाज और संस्कृति का पता चलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में, जिनमें हैं टेसियस। टेसियस कहाँ से हैं? ईरान से हैं। ईरान का राज्यवैद्य था और इन्होंने जो भी भारत के बारे में जानकारियाँ दी हैं बड़ी ही आश्चर्यजनक हैं और अविश्वसनीय हैं। तो इनका जो विवरण है वो बहुत ज़्यादा मान्य है नहीं। किसका? टेसियस का। दूसरे हैं हेरोडोटस, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी जो पुस्तक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका से भी उस समय के भारत के समाज और संस्कृति का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, अगले जो लेखक हैं वो है निरियाकस, आनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस। ये जो तीनों लेखक हैं ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। आप जानते हैं विदेशी आक्रमण में सिकंदर का जो आक्रमण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे हम डिटेल में देखेंगे भी। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में है निरियाकस, आनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस, याद रखना। अगले हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं। ठीक है, कौन है? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। और कब आए थे भारत? तो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। इंडिका से हमें मौर्य युगीन समाज और मौर्य युगीन संस्कृति के बारे में और भी अन्य जानकारियां इंडिका से हमें प्राप्त होती है। किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले हैं डाइमेकस। डाइमेकस से क्या पता चलता है? तो पहली बात तो जो डाइमेकस हैं ये मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आए थे और ये सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत हैं। कौन? डाइमेकस। अगले हैं डायनोसियस। नाम से कंफ्यूज मत होना, याद रखना थोड़ा अच्छे से। डायनोसियस जो है ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत हैं और ये अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, जो डाइमेकस हैं ये बिंदुसार के दरबार में आए थे और डायनोसियस जो हैं ये अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, अगले जो लेखक हैं वो हैं टालमी। टालमी की जो पुस्तक है वो है भारत का भूगोल और इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। टालमी की पुस्तक का नाम क्या है? भारत का भूगोल। और अगले लेखक हैं प्लिनी। प्लिनी की जो पुस्तक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अब हम कुछ चीनी लेखकों के बारे में जान लेते हैं। चीन के लेखक हैं ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार इनको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है और कई बार इनसे अलग से भी जानकारियाँ पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फाहियान के बारे में। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त शासक रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। कौन? फाहियान। और 14 वर्ष बिताए हैं फाहियान ने भारत में। मध्य प्रदेश के बारे में इन्होंने लिखा था, मध्य प्रदेश के समाज के बारे में, मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। किसने? फाहियान ने। कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, अगले कौन से हैं? तो अगले हैं संयुगन। संयुगन जो है ये 518 ईस्वी में भारत आए थे और 3 वर्ष तक भारत में रहे और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां एकत्रित की। किसने? संयुगन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले हैं ह्वेनसांग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कब आए थे भारत? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 629 से ये चीन से चले थे, लगभग 1 वर्ष बाद ये भारत पहुँच गए। कौन? ह्वेनसांग। किसके समय में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे 630 ईस्वी में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। 15 वर्ष भारत में बिताए थे। कौन? ह्वेनसांग ने 15 वर्ष भारत में बिताए थे। ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। इसका वर्णन ह्वेनसांग ने किया है। इनका जो यात्रा वृत्तांत है ह्वेनसांग का, ये सियूकी के नाम से जाना जाता है और याद रखना ये पूछा जाता है। जो सियूकी है ये यात्रा वृत्तांत है किसका? ह्वेनसांग का। सियूकी में 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। ह्वेनसांग ने बुद्ध के साथ साथ, बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी प्रतिमाओं का पूजन किया था भारत में। ठीक है, अगले हैं इत सिंह
और ये भी चीनी लेखक हैं इत सिंह। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे और इन्होंने अपने विवरण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था और उस समय के भारत का वर्णन किया था। अब हम कुछ अरबी लेखकों के बारे में जानते हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अरबी लेखक अल-बरूनी। ठीक है, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। कौन? अल-बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ये जो हैं ये ख्वारिज़म या खीम उस क्षेत्र का नाम है और अभी वो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में। ख्वारिज़म के निवासी थे अल-बरूनी। इनकी जो किताब है बहुत फेमस है, किताब उल हिंद, इसी को तहकीके हिंद भी कहते हैं। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की पुस्तक है। इसका जो अर्थ है वो है भारत की खोज हिंदी में। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। याद रखना अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद है। किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। कब भारत आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। अगले हैं इब्न बतूता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जो यात्रा वृत्तांत है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका नाम है रिहला। ठीक है, तो पूछा जाता है रिहला किसकी पुस्तक है, किसका भ्रमण वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है। किस भाषा में लिखा है रिहला को? तो अरबी भाषा में। इब्न बतूता जब 1333 में दिल्ली आए थे तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। ये बात भी याद रखना। अन्य लेखकों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तारानाथ, तिब्बत के हैं और इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर की रचना की थी। किसने? तारानाथ ने। कंग्यूर तथा तंग्यूर की रचना किसने की थी? तो तारानाथ ने की थी। और अगले हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे और इन्होंने पांड्य देश की यात्रा करी थी। तो इसका भी विवरण दिया है इन्होंने कि इन्होंने पांड्य देश की यात्रा करी थी। ठीक है, अब कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? ए कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख को ही एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है। बोगज कोई को ही क्या कहते हैं? एशिया माइनर भी कहते हैं। बोगज कोई अभिलेख से 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, वैदिक देवताओं के नाम कौन कौन से हैं? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन 4 वैदिक देवताओं के नाम कहाँ से मिलते हैं? बोगज कोई अभिलेख से मिलते हैं। नासत्य को ही अश्विनी कुमार भी कहा गया है। ठीक है, ये जो बोगज कोई अभिलेख है ये कब का है? तो 1400 ईसा पूर्व का है। तो ये भी याद रखना। अगला जो अभिलेख है वो है बेसनगर अभिलेख या विदिशा, बेसनगर या विदिशा गरुण स्तंभ लेख। ये किसका है? ये हेलियोडोरस का है। और हेलियोडोरस कौन है? तो तक्षशिला के राजदूत थे हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस भारत कब आए थे? तो शुंग वंश के जो राजा हैं भागभद्र, इनके दरबार में भारत आए थे। कौन? हेलियोडोरस। ठीक है, शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आए थे और मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो इन्हीं के बेसनगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किसके? हेलियोडोरस की। तो 2 बातें याद रखना। पहली बात तो ये जो बेसनगर स्तंभ लेख है ये हेलियोडोरस का है। दूसरी बात, इससे भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला अभिलेख है सौहगौरा अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट है। सौहगौरा अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। दुर्भिक्ष या अकाल भी कह सकते हैं। इसकी जानकारी सर्वप्रथम किससे मिलती है? सौहगौरा अभिलेख से। संकट काल में उपयोग के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख भी कहाँ पे मिलता है? सौहगौरा अभिलेख में। अगला है भीतरी स्तंभ लेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से ही प्राप्त होती है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी। अगला है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का है। एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? एरण अभिलेख से। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। याद रखना। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये अभिलेख इतने इम्पॉर्टेंट हैं
कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो याद रखना, कौन से वंश हैं या कौन से राजा हैं जिनका पूरा इतिहास ही अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, तो वो सातवाहन राजा हैं। ठीक है, सातवाहन जो राजा हैं उनका जो पूरा इतिहास है वो उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। अगला जो स्थल है वो है बुर्जहोम। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में है। ठीक है, नौपाषाणिक पुरा स्थल है ये। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी कि बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में। कब का ये स्थल है? तो नौपाषाण का स्थल है। दूसरी बात, नौपाषाण काल का स्थल है। इससे क्या साक्ष्य मिले हैं? तो गर्तावास या गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। गड्ढे बना करके सीढ़ियों से जा करके, मतलब ऐसे गड्ढा बना करके वहाँ पे घर बनाते थे, सीढ़ियों से उतर के जाते थे नीचे। ठीक है, दूसरी बात, गर्तावास के साथ ही साथ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा भी कहाँ पे प्रचलित थी? बुर्जहोम में प्रचलित थी। अगला है आहत सिक्का किसे कहते हैं? जो आहत सिक्के, जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उन्हीं को आहत सिक्का कहा जाता है। और इन्हीं प्राचीनतम सिक्कों को या इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य में कांसार्पण भी कहा गया है। तो कांसार्पण किसका नाम है? सिक्कों का ही प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम सिक्कों का नाम है। ठीक है, कांसार्पण जो है ये प्राचीनतम सिक्कों का नाम है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ये बात याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक के बारे में जान लेते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलिंगराज खारवेल का है, और ये तिथि रहित अभिलेख है। इसमें तिथि का उल्लेख नहीं है कि ये कब का है। ठीक है, तो याद रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल का। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये किसका है? रुद्रदामन का है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में है, तो ये भी याद रखना। अगला है नासिक अभिलेख, किसका है? गौतमी बलश्री का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। अगला है मंदसौर अभिलेख, ये किसका है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है मंदसौर अभिलेख। और अगला है ग्वालियर अभिलेख, ये किसका है? तो प्रतिहार नरेश भोज का है। कौन सा अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख। याद रखना किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। और देवपाड़ा अभिलेख किसका है? ये विजयसेन का है। विजयसेन जो है ये बंगाल के शासक थे। ठीक है, तो याद रखना देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल के शासक विजयसेन का है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, और हिंदी में इसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र। लेकिन आप एपिग्राफी को याद रखना क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। अगला है अरिकामेडु। अरिकामेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये जो अरिकामेडु है ये पुदुचेरी के पास स्थित क्षेत्र है। अरिकामेडु, यहाँ से क्या मिले हैं? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इससे क्या पता चलता है? तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त जो था ये संगीत प्रेमी भी था। ठीक है, सबसे पहले भारत के संबंध किन देशों से स्थापित हुए? तो सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, वर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए थे। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।